अब हम लोगों का एम फेज़ शुरू होगा, है ना? एम फेज़ हम लोगों ने इंटरफ़ेज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है? इंटरफ़ेज़ में हम लोगों का G1, S और G2 उसमें क्या-क्या होता था, क्या-क्या चीज़ें बनती थी, कौन-कौन से प्रोसेस होते थे। उसके बाद एक और स्टेज होती थी जिसको हम लोग G0 कहते थे, ठीक है? G0 जब सेल साइकिल नहीं होनी होती थी तो वो सेल साइकिल से एग्ज़िट कर जाता था सेल और कहाँ चला जाता था, मेरा G0 में चला जाता था। उसके बाद मेरा है यहाँ पे एम फेज़। एम फेज़ को कहा गया है, अब यहाँ पे क्या होगी, इसको लिख लीजिए इज़ अ एक्चुअल सेल डिवीज़न। अब यहाँ पे सेल मेरी डिवाइड करेगी। देखो, जो मेरा इंटरफ़ेज़ था जो कि सबसे 23 आवर लेता था, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफ़ेज़ में लगता था। मतलब सेल G1 में गई, S में गई, G2 में गई, तो अभी मेरी सेल प्रिपेयर हो रही थी, सेल में डिवीज़न नहीं हुआ था। अब मेरा एम फेज़ जब शुरू होगा, ठीक है? तब उसमें अब यहाँ पे एम फेज़ में हम बेसिकली माइटोटिक डिवीज़न पढ़ने वाले हैं ना, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम का नंबर होता है, 2n होता है तो 2n ही रहेगा, 46 ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इट इज़ द एक्चुअल सेल डिवीज़न, मतलब यहाँ पे अब सही में सेल डिवाइड करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। कह रहा है कि मेरा जो सेल साइकिल का जो हम लोगों ने G1 पढ़ा था, S पढ़ा था, G2 पढ़ा था, तो उन तीनों स्टेजेस में से मेरा जो एम फेज़ है वो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है ना? ये कह रहा है, इसका क्वेश्चन है कि वाई ऐसा क्यों है? बिकॉज़ द एक्चुअल सेल डिवाइड, मतलब यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होनी है वो एक्चुअल में होनी है, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है सेल डिवीज़न सेल साइकिल, उसमें बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या है कि सेल को 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइड कराना, है ना? तो एक्चुअल जो हम लोगों का मेन हम लोगों का जो टारगेट है वो है सेल को डिवाइड करना, ठीक है? तो अब हम लोगों का जो मेन टारगेट शुरू होने वाला है, मतलब इसी वजह से मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहा गया है of involving a major reorganization of virtually all component of the cell। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे इन्वॉल्विंग अ मेजर, बहुत बड़े बड़े रीऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने मतलब देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोबारा, है ना? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ दिस सेल, मतलब सेल के जितने भी कंपोनेंट है उनका दोबारा रीऑर्गेनाइज होना, है ना? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सारी चीज़ों को फिर से बनाना, लेकिन रीऑर्गेनाइज मतलब दोबारा बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी जो सेल के अंदर सारी चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है? अब उस सेल को डिवाइड करना है, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें बनी हैं, है ना? जो रीऑर्गेनाइज हुई हैं, जितने भी सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं, मेरे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनको क्या करना है मेरा, उनको मेरे रीऑर्गेनाइज़ करना, मतलब दोबारा वो जो दोबारा बनी है ना? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, जो सेल की चीज़ें जो दोबारा बनी हैं उनको क्या करना है, अब ट्रांसफ़र करना है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इन द सेम। हमने ये प्रोजेनी सेल्स पहले सबसे पहले जो लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें बताया कि प्रोजेनी सेल डॉटर सेल को ही कहते हैं। जो प्रोजेनी सेल से अब जो मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना? जो क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एम फेज़ मेरा माइटोटिक फेज़ है, ठीक है? इक्वेशनल डिवीज़न, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, तो क्रोमोसोम का मेरा जो नंबर पेरेंट सेल में था, मतलब जो पहली वाली सेल थी, जैसे कि यहाँ पे मेरी ये पहली सेल थी, तो फर्स्ट सेल को जहाँ से सेल मेरी डिवाइड होती है, मतलब जो डिवाइड करने वाली उसे पेरेंट सेल कहेंगे। तो पेरेंट सेल में जो मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वही मेरे क्या होंगे, आगे चल कर के मेरे प्रोजेनी सेल्स में भी होंगे या डॉटर सेल्स में भी मेरे होंगे, क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है? एम फेज़ को क्या कहा गया है मेरा, बेसिकली माइटोटिक फेज़ को मेरा इक्वेशनल डिवीज़न कहा गया है। फिर कह रहा है मेरा यहाँ पे जैसे इक्वेशनल डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है? अब देखो मेरे जो एम फेज़ होते हैं उनमें भी 2 पार्ट्स के होते हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है? कैरियोकाइनेसिस में मतलब अब सेल को डिवाइड होना है तो सेल में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल होती है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा। तो सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना होगा, इसी वजह से जो कैरियोकाइनेसिस होती है मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीज़न, ठीक है? मतलब पहले मेरी कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस से डिवाइड करेगी, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगी तो एक सेल में हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, है ना? 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। फिर कह रहा है कि टॉक फॉर द कन्वीनियंस, कह रहा है टॉग फॉर द कन्वीनियंस
माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ अ न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। कह रहा है कि जो मेरा एम फेज़ है, जो मेरा माइटोसिस फेज़ है, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4, मतलब इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड इस वजह से कहा गया है क्योंकि इसके भी फर्दर फेजेस हो जाते हैं ना। एम फेज़ के भी कई सारे टोटल 4 फेजेस हो जाते हैं और ये एक्चुअल यहाँ पे सेल डिवाइड करती है। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से इसको ड्रामेटिक कहा गया है। कह रहा है कि यहाँ पे इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 स्टेजेस में। और ये जो 4 स्टेजेस हैं, मतलब ये जो मेरे 4 स्टेजेस हैं, ये किसके टाइप्स है, किसके स्टेजेस है, मेरे कैरियोकाइनेसिस की, है ना। एम फेज़ के मेरे दो होते हैं, 2 प्रोसेस। एक पहला कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस भी मेरी कितने चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ में, है ना। तो कह रहा है जो मेरा देखो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसी वजह से इसको न्यूक्लियर डिवीजन कहा गया है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, कह रहा है ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दैट कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, है ना। ये देखो ये लाइन का मतलब समझ लो। कह रहा है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा सेल्स डिवीजन होता है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। सेल डिवीजन, सेल साइकिल नहीं, सेल डिवीजन मतलब एम फेज़ की बात कर रहा है। जो मेरा एम फेज़ है ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। कैसे प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि कंटिन्यू बनते रहना, कि मतलब यहाँ पे जो मेरे सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू बनते रहते हैं, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जैसे कि मेरे अगर सपोज 2 थे, है ना, 2 सेल एंटर करे थे मेरे सेल साइकिल में, जो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे कंटिन्यू बनते रहते हैं। तभी तो बॉडी में ग्रोथ होती है या फिर जो नई सेल्स जो सेल इंजरी होती है वो रिपेयर होती है, सेल रिपेयरिंग होती है ना, तो कंटिन्यू बनते रहते हैं। इसी वजह से कहा गया है सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। समझ में आ गया। एंड कह रहा है कि वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुत क्लियर कट जो लाइन है वो कैन नॉट नहीं ड्रॉ किया जा सकता है बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, मतलब ये जो सारी स्टेजेस है मेरी, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, इन सब के बीच में हम क्लियर कट एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 स्टेजेस, पहला हमारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेरा इंटरफेज़ का देखो इंटरफेज़ सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सेल साइकिल का, ठीक है। लेकिन इंटरफेज़ का जो मेरा G1 फेज़ होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, ठीक है। अब मेरा जो एम फेज़ का सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, वो है प्रोफेज़, ठीक है। या अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, तो कौन सा हो जाएगा, प्रोफेज़। या विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ द एम फेज़, तो वो भी मेरा हो जाएगा प्रोफेज़। तो प्रोफेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ अ कैरियोकाइनेसिस एंड द एम फेज़, ठीक है। तो प्रोफेज़ हो गया, फिर मेटाफेज़, देन एनाफेज़ को शॉर्टेस्ट फेज़ कहा गया है, ठीक है। ये सारे एम फेज़ या कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस हैं। तो एनाफेज़ मेरा सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ हो जाएगा और प्रोफेज़ क्या हो जाएगा, मेरा सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होगा। ये आप चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। ये एनाफेज़ सबसे छोटा फेज़ होगा। अब सबसे पहला फेज़ हमारा शुरू होने वाला है। देखो अब कह रहा है कि मेरा यहाँ पे जो मेरा ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता था, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल स्टेजेस आर टुगेदर, मतलब सारी की सारी जो स्टेजेस हैं लाइक प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, है ना, ये क्या है, टुगेदर है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक, है ना, ऑल स्टेजेस आर टुगेदर। फिर नेक्स्ट मेरा पार्ट जो शुरू होने वाला है वो है मेरा प्रोफेज़ होने वाला है, ठीक है। अब पहला हम लोग का स्टेज आने वाला है प्रोफेज़। प्रोफेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़, है ना। प्रोफेज़ क्या है, सबसे बड़ा फेज़ होता है मेरा एम फेज़ का, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला स्टेज है ऑफ अ माइटोसिस। अब ये जो है ये फॉलो करता है किसको, फॉलोज द SN-G2 फेज़ ऑफ अ इंटरफेज़, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो मेरा प्रोफेज़ होता है ये पहला कैरियोकाइनेसिस का पहला मतलब एम फेज़ का पहला स्टेज है, तो किसको फॉलो करेगा, ये S और G2 फेज़ को फॉलो करेगा, है ना। follows the S and the G2 phase of the interphases. In the S and G2 phases, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. अब कह रहा है कि जो मेरा S और G2 फेज़ में जो नया DNA बना था, देखो बेसिकली S में बनेगा, S में DNA की कॉपीज़ होती है, DNA की 2 कॉपीज़ होंगी, ठीक है। तो जो मेरी S के अंदर जो DNA की कॉपीज़ बनी फिर वो G2 में, वो सेल G2 में जाएगा। तो S और G2 बोथ, है ना, फेजेस में जो नया DNA बना, DNA मॉलिक्यूल बना, वो आर नॉट मतलब नहीं है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, बट इंटरवाइंडेड होगा, है ना। बट इंटरवाइंडेड होगा मतलब इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंडेड।
इसका मतलब ये है कि ये मेरा नॉट क्लियरली विजिबल, मतलब ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, हाईली क्वाइल्डेड होगा। मतलब इंटरवाइंड का मतलब क्या है, हाईली क्वाइल्डेड, है ना। कि यहाँ पे मेरा जो क्या होगा, क्योंकि क्रोमोसोम बन चुका है ना, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, हाईली पैक्ड डीएनए होता है ना। अगर क्रोमेटिन की फॉर्म में है तो वो हाईली पैक्ड नहीं है, उसकी पैकेजिंग होती है। तो क्रोमोसोम जब बन जाता है, एस में मेरा क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। तो एस से जब आफ्टर दी एस के बाद मेरा क्रोमोसोम ही बाहर निकलता है, ठीक है। सेल के अंदर क्रोमोसोम बन चुका होता है, तो वो हाईली कॉइल्ड हो चुका होगा। इंटरवाइंड का मतलब होता है हाईली कॉइल्ड, ठीक है। फिर कह रहा है, अब देखो ये प्रोफेज भी जो मेरे होते हैं, इसमें होती है ईयरली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। दो प्रोफेज इसके अंदर मेरी दो यहाँ पे स्टेजेस होती है। एक तो होता है मेरा ईयरली और एक होता है लेट। ईयरली प्रोफेज का मतलब है जब प्रोफेज शुरू होने वाली है ना, जब मेरा सेल प्रोफेज के अंदर इंटर कर गई, तब उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। और जब मेरी प्रोफेज ख़त्म होने वाला होगा, लेट प्रोफेज, तब मेरी सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी होंगी। तो ईयरली प्रोफेज में, ईयरली प्रोफेज इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो मेरा ईयरली प्रोफेज होता है वो मार्क्ड किया गया है किसके द्वारा, बाय द इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ अ कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन का मतलब होता है ऑफ अ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। कि मेरा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा डीएनए आ जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल में क्या आएगा, मेरा कॉइल्ड डीएनए, जो कि क्या होगा, कॉइल्ड डीएनए। इसमें डीएनए के अंदर कॉइल्ड डीएनए होगा, स्टॉल प्रोटीन होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर कॉइल डीएनए होगा। अब जो ये कॉइल डीएनए का मतलब जो मेरा क्रोमोसोम था, अब ये खुलना शुरू होगा, ठीक है। क्रोमोसोम की क्या होगी, अब यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मेरा जो क्रोमेटिन मटेरियल था, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल था, जो न्यूक्लियस का मटेरियल था, वो G1 में, S में और G2 में मेरा क्या होगा, थ्रेड लाइक होगा, है ना। अभी वो क्लियरली विजिबल नहीं है, वो थ्रेड लाइक है। अब जो प्रोफेज में क्या होगा, जो ईयरली प्रोफेज है, इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल। इसको जाना जाता है ईयरली प्रोफेज, मतलब जो स्टार्टिंग है प्रोफेज की, उसको किससे जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ईयरली प्रोफेज का फीचर है। इसको जाना जाता है कि यहाँ पे ये शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब जो क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्रोमेटिन की बात करी थी, जो मेरा G1 में, S में, G2 में जो मेरा क्रोमेटिन है ना, जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक था, अब उसका कंडेंस शुरू होगा क्रोमोसोमल मटेरियल का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ईयरली प्रोफेज जो होता है, जो प्रोफेज का मतलब स्टार्टिंग पार्ट होता है, वो किससे जाना जाता है, वो जाना जाता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल, अब कह रहा है कि जो मेरा क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब क्या है, जिसमें डीएनए होगा, मेरा डीएनए होगा, डीएनए में स्टोन होगी, नॉन स्टोन प्रोटीन होगी, प्रोटीन्स तो ज़रूर होंगी ना, ताकि इनकी वजह से तो डीएनए कॉम्पैक्ट होता है, फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, मेरी डीएनए की मटेरियल होंगी, मतलब क्रोमोसोम की मटेरियल कहलाएंगे। अब मेरा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, देखो क्रोमोसोम क्यों हम लोग कह रहे हैं, हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम हम लोग इस वजह से कहते हैं कि उसमें हिस्टोन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, इन तीनों को मिला जुला कर हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन कब कहेंगे, जब खाली मेरा डीएनए और हिस्टोन होगा, ठीक है। और डीएनए कब कहेंगे, जब उसमें हिस्टोन और क्रोमेटिन, मतलब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। लेकिन क्रोमोसोम उसको कह तो दिया, लेकिन वो क्रोमोसोम अभी कैसा है, मेरा थ्रेड लाइक ही था। जो हम लोग अभी तक क्रोमोसोम पढ़ते आ रहे थे, वो क्रोमोसोम धागे नुमा था। अभी क्रोमोसोम की कंडेंसेशन नहीं हुई, कॉइलिंग नहीं हुई, ठीक है। अब होना शुरू होगी, तो क्रोमोसोम जो मटेरियल होगा बिकम्स अनटेंगल्ड होगा, है ना। अब देखो वो थ्रेड लाइक के धागे नुमाएँ, तो अब उसके अंदर से जो टेंगल होंगे, मतलब जो गांठ होगी, वो खुलना शुरू होगी, देखिए कंडेंसेशन होगा, मतलब डीएनए की पैकेजिंग होगी। तो जो मेरा क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वो अनटेंगल्ड होगा, किसमें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्या था, क्रोमेटिन होता है मेरा, क्रोमेटिन वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जब मेरा डीएनए में खाली हिस्टोन हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ना हो। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक होती है, जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, मतलब जो क्रोमोसोम पूरी विजिबल होना मतलब विजिबल मतलब दिखना, मतलब बनना शुरू होता है, तो अनटेंगल्ड होता है ना, जो क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड होता है। द सेंट्रोसोम, अब देखो ये चीज़ हो गई मेरी, है ना। ईयरली प्रोफेज में हम लोग पढ़ रहे थे, ईयरली प्रोफेज में ये वाली चीज़ें हो गई। अब ईयरली प्रोफेज में कह रहा है द सेंट्रोसोम, जो देखो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्या रहा है कि जब ये सेंट्रोसोम जो होता है, विच हैड द अंडरगोन डुप्लीकेशन, है ना, ड्यूरिंग द एस फेज। हम लोगों ने एस फेज में क्या देखा था, एस फेज में सबसे पहली चीज़ डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, दूसरी चीज़ क्या होती थी, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता था, ये दोनों चीज़ें होती थी, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करेगा, सेल डिवीजन कराने में मदद कराएगा। तो एस फेज में जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था ना, 2 कॉपी ऑफ सेंट्रोसोम बनी थी ऑफ अ इंटरफेस, एस फेज ऑफ इंटरफेस एंड इंटरफेस का एस फेज। नाउ अब क्या होगा, बिगन्स मतलब शुरू होगा, टू मूव, चलना, टूवर्ड्स
अपोजिट पोल ऑफ दिस सेल, ठीक है। कह रहा है कि जो मेरा एस फेज़ में जो मेरा सेंट्रोसोम की दो नंबर कॉपी जो बनी थी, अब वो सेंट्रोसोम मेरा सेल के पोल पर जाना शुरू होगा, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, अब देखो ये अब मेरी चीज़ क्या बनना शुरू होगा, ठीक है। कह रहा है जो मेरा सेंट्रोसोम है वो कहाँ जाएगा, वो डुप्लीकेट हुआ था, उसके बाद वो चला जाएगा टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, है ना। कि जैसे मेरी एक सेल होती है तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, दोनों अपोजिट पोल में चले जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है ये हो गया मेरा, यहाँ तक के ख़त्म हो गया मेरा एयरली प्रोफेस, ठीक है। एयरली प्रोफेस हो गया। अब मेरा शुरू हो रहा था कंप्लीशन ऑफ अ प्रोफेस, उसको हम कहते हैं लेट प्रोफेस, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस। एनसीईआरटी में ना ईयरली भी नहीं लिखा हुआ, लेट भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों के प्रोफेस भी कितने होते हैं, 2 फेजेस में, एक तो ईयरली और एक होता है लेट। लेट हम जानते हैं इसको कहते हैं कंप्लीशन, मतलब अब मेरा जो प्रोफेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस कैन दस लेट प्रोफेस को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसके लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरा है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना। अब देखो मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मेरा ईयरली प्रोफेस था वो जाना जाता था उसमें कि मेरा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होगा। अब लेट प्रोफेस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। अब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाएगा, तो क्या मेरा एक कॉम्पैक्ट मतलब एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम दिखने लगेगा। उस कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम को हम क्या कह रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना। क्या कह रहे हैं हम उसे, माइटोटिक क्रोमोसोम। अभी हम इसको समझेंगे। माइटोटिक क्रोमोसोम कह रहा है क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, है ना। कह रहा है अब जब मेरा क्रोमोसोम जो होगा उसके अंदर मुझे क्या दिखेंगी, मुझे दिखेंगी 2 क्रोमेटिड दिखेंगी। देखो ये 2 क्रोमेटिड्स मेरी बन चुकी थी एस फेज़ में, है ना। डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया था, रेप्लिकेशन, लेकिन वहाँ पे वो क्लियरली विजिबल नहीं थी। मुझे दिखेंगी कहाँ पे, वो जो मेरी दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो कहाँ दिखेंगी। अब इस लेट प्रोफेज में वो क्या होंगी, पूरी तरीके से मेरी प्रोफेज के अंदर वो क्लियरली विजिबल होंगी, 2 क्रोमेटिड्स में दिखने लगेंगी। अब ये दोनों क्रोमेटिड किससे अटैच्ड होंगी, टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर क्या करता था, दोनों क्रोमेटिड को जोड़े रखता था। फिर कह रहा है मेरा ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कंप्लीट प्रोफेज में, ठीक है। कंप्लीट प्रोफेज का मतलब क्या है, जो लेट प्रोफेज है उसमें क्रोमोसोम पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाएगा और उसके अंदर 2 क्रोमेटिड हमें दिखने लगेंगी, दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई होंगी। सेंट्रोमेयर क्या है, सेंट्रोमेयर जो है वो विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन। अब देखो सेंट्रोसोम जो है मेरा, सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज में, ठीक है। एस फेज में, और मेरा जो प्रोफेज में सेंट्रोसोम क्या हो गया था, मेरे अपोजिट पोल पे चले गए थे, ठीक है। जो सेंट्रोसोम थे वो मेरे कहाँ चले गए थे, अपोजिट पोल पे चले गए थे, ठीक है। अब सेंट्रोसोम जो है मेरे अपोजिट पोल पे चले गए हैं। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगन्स टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ई सेंट्रोसोम रेडिएट। अब कह रहा है कि जो हर एक सेंट्रोसोम जो मेरा अपोजिट पोल पे गया था वो रेडिएट करेगा, मतलब निकालेगा क्या, आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर्स। अभी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। कह रहा है जो मेरा सेंट्रोसोम होगा वो क्या रेडिएट्स मतलब निकालेगा अपने अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, अपने अंदर से एस्टर्स निकालेगा। अभी देखेंगे एस्टर्स क्या है। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद अ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द माइटोटिक एपरेचस। अब ये जो एस्टर्स होंगे, है ना, ये एस्टर्स क्या बनाएंगे, ये मेरे जो है ये एस्टर्स जो है ये स्पिंडल फाइबर से मिल करके मेरे माइटोटिक एपरेचस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये देखें आप, ये क्या था, मेरा एक पूरा सेल था, ठीक है। अब ये मेरा स्ट्रक्चर जो है ये लेट प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में मेरी सेल ऐसे दिखेगी। देखो क्या होगा, देखो ईयरली प्रोफेज के अंदर जो मेरा ये न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो मेरा क्रोमेटिन था जो धागे के फॉर्म में पड़ा था उसका कंडेंसेशन होना शुरू हो गया, है ना, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। यही तो मेरा, इसी चीज़ से तो हम अपने प्रोफेज को मतलब ईयरली प्रोफेज को मार्क्ड मतलब पहचानेंगे, ठीक है। और मेरा ईयरली प्रोफेज में जो क्या होंगे, ये क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है मेरे, सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल ही अंदर के स्ट्रक्चर मेरे सेंट्रियोल है। ये पूरा मेरा क्या है, सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम क्या होंगे, ये दोनों सेंट्रोसोम पहले डुप्लीकेट होंगे, है ना, ये 2 नंबर में होंगे। अब ये दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, है ना। जो ईयरली प्रोफेज में गया था जो मेरे सेंट्रोसोम थे वो ईयरली अपने अपोजिट पोल मतलब एक चला जाएगा ऊपर और एक चला जाएगा नीचे, तो दोनों अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे सेल के, ठीक। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में अंदर मेरे अंदर ये जो
ये बने हैं, ये मेरे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड है ना, ये एक क्रोमैटिड और ये दो ये इसके अंदर 2 क्रोमैटिड दिख रही है, तो 2 क्रोमैटिड पूरी तरीके से बन जाएंगे। अब ये जो मेरा क्रोमोसोम बनेगा, इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इट इज़ द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना, क्योंकि ये आगे जा करके क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा ना, इसी वजह से इसका नाम कहा है माइटोटिक क्रोमोसोम। अब देखो जो मेरा सेंट्रोसोम था, है ना, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, तो मेरा जो सेंट्रोसोम था वो क्या रेडिएट करेगा, एनसीईआरटी कह रही थी ये रेडिएट करता है आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर्स, है ना। ये एस्टर्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। जैसे कि ये मेरा सेंट्रोसोम है, तो इसके चारों तरफ ये रेड रेड कलर के क्या थे, ये एमॉर्फस स्ट्रक्चर था, ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा सेंट्रोसोम का था। अब ये अपने बाहर क्या निकाल लें, ये निकाल लें मेरे स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये रेडिएट करेंगे क्या, अब ये रेडिएट कर रहे हैं मेरे एस्ट्रल रेज, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एस्ट्रल रेज निकालेंगे अपने अंदर से, जो किसके बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के। और ये क्या है मेरा सेंट्रियोल, तो एस्ट्रल रेज और प्लस सेंट्रियोल मिल करके क्या कहलाएगा, एस्टर्स, ठीक है। देखो जो मेरा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम अपने अंदर से एस्ट्रल रेज निकालता है, ठीक है, क्या निकालता है, एस्ट्रल रेज निकालता है। और ये जो सेंट्रियोल होता है, ये मिलकर के, मतलब सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, मेरे एस्टर्स कहलाते हैं। तो एस्टर्स समझ में आया क्या है, सिंपल सा है। एस्टर्स जो मेरे सेंट्रोसोम होंगे, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होंगे वो मेरे एस्ट्रल रेज निकालेंगे, फिर एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल दोनों को हम मिला जुला करके एस्टर्स कहेंगे। और ये जो एस्ट्रल रेज हैं, ये बेसिकली मेरे माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स के बने हुए, ठीक है। तो मेरा ये पूरा जो मेरा एस्टर्स है वो भी किसका बना हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ। इसी वजह से एनसीईआरटी ने क्या कहा है, जो मेरे सेंट्रोसोम है, बेसिकली जो सेंट्रियोल है वो क्या रेडिएट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है मेरा, जो कि ये चीज़ है। फिर ये स्पिंडल फाइबर, अब देखो ये माइटोटिक अपर्चर्स क्या है, ठीक है, माइटोटिक अपर्चर जैसे कि क्या कह रहा है मेरा एनसीईआरटी की, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट द माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल निकाल रहा है जिसको हम एस्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। फिर ये दोनों एस्टर्स, जैसे कि एक एस्टर ऊपर होगा और एक एस्टर नीचे होगा, है ना, दो एस्टर्स होंगे ना, एक एस्टर ऊपर है और एक एस्टर नीचे है। तो ये दोनों एस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही एस्टर्स मेरे बना रहे हैं द 2 एस्टर्स। नीचे वाली एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, क्या कह रहा है, द 2 एस्टर्स टुगेदर, ये दोनों मिल करके विद स्पिंडल फाइबर, मतलब ये दोनों एस्टर्स मिल के किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ मिल करके क्या बना रहे हैं, माइटोटिक अपर्चर्स, ठीक है। जैसे कि मेरा ये एक एस्टर ये वाला और एक एस्टर ये वाला, तो ये दोनों एस्टर हो गए, ठीक है। और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर मेरा माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, तो स्पिंडल फाइबर जब निकलेगा तो ये एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर ये दोनों मिलकर के क्या मेरे बनाएंगे, माइटोटिक अपर्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक अपर्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक अपर्चर में क्या होता है, 2 एस्टर्स होते हैं प्लस एक स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है। तो 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर मिलकर के माइटोटिक अपर्चर्स बनाएगा। अब मेरे क्या कह रहा है, जो एस्ट्रल रेज और जो एस्ट्रल रेज हैं मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एस्टर का, ठीक है। एस्टर जो मेरा होता है वो किससे बनता है, एस्ट्रल रेज से बनता है। एस्ट्रल रेज मिलकर ही मेरे किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ में आया कि माइटोटिक अपर्चर्स क्या है, फिर मेरे एस्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, मेरा लेट प्रोफेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये लाइन समझ में आई, कह रहा है कि सेंट्रोसोम, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, लेट प्रोफेज के। जब मेरा प्रोफेज एट द एंड पे होता है तो मेरे सेल के अंदर क्या दिखने लगते हैं, जो क्रोमोसोम माइटोटिक क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, ठीक है। जो माइटोटिक क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको आगे जा करके माइटोटिक करना है, माइटोटिक डिवीजन करना है। क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, उसके अंदर 2 क्रोमैटिड दिखने लगते हैं जो सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर बीच में होता है, हम लोग ने पढ़ा था ना, ये सेंट्रोमेयर इसके सेंटर में होता है, ठीक है, सेंट्रोमेयर। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे सेंट्रोमेयर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेट। अब जब डुप्लीकेट करते हैं इंटरफेज में तो ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इसके बाद ये सेंट्रोमेयर रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे हम एस्टर कहते हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में मेरे एस्ट्रल रेज निकालते हैं। फिर एस्ट्रल रेज और जो मेरे यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होते हैं वो मिलकर के एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एस्टर, मतलब ऊपर वाला एस्टर नीचे वाला एस्टर मिलकर के क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ के मेरा क्या बनाता है, माइटोटिक अपर्चर्स बनाता है। जैसे कि क्या कह रहा है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, है ना, कि जब प्रोफेज के एकदम आखिरी एंड पे चली जाती है, मतलब लेट प्रोफेज की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, व्हेन, जब वीव्ड अंडर थी, जो कह रहा है कि सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब लेट प्रोफेज में सेल्स पहुंच जाती है, तो उस सेल को जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, है ना, समझ पा रहे हो कि जब मेरा एनसीईआरटी कह रही है, जब सेल मेरी लेट प्रोफेज में होती है, मतलब उसके अंदर माइटोटिक अपर्चर सारी चीज़ें, मेरी एस्ट्रल रेज ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, तो उस सेल्स को अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या नहीं दिखेगा, तो डू नॉट शो, हमें नहीं दिखेगा क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप। अब देखो ये
इसका मतलब क्या कह रहा है एनसीईआरटी? इसका मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि जो यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाह रही है कि जब हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप में जो साइंटिस्ट ने देखा तो इन्हें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखे। किस स्टेज में? लेट प्रोफेज में। मतलब एनसीईआरटी में समझाना चाह रही है, इसका मतलब है कि जो लेट प्रोफेज के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें और डिसअपियर हो गई हैं। हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं डिसअपियर हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें मेरी डिसअपियर हो गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो मेरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारे मेरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ही तो पार्ट है ना। कि मेरा जो न्यूक्लियर एनवेलप मतलब जो न्यूक्लियस की एनवेलप होती है उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, फिर उसके बाहर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाहर मेरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे मेरे क्या है? ये सारे के सारे मेरे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो मेरे लेट प्रोफेज के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें डिसअपियर हो जाएंगी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें मेरे डिसअपियर हो जाएंगी। देखो ईयरली प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? ईयरली प्रोफेज के अंदर मेरा यहाँ पे इनिशिएशन हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होना शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हुआ था और मेरे जो सेंट्रोसोम थे वो डुप्लीकेट हुए थे, ठीक है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में और अपने अपोजिट पोल पे चले गए थे मेरे ईयरली प्रोफेज पे। उसके बाद जब मेरा कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज हुआ, मतलब लेट प्रोफेज आया, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से हम लेट प्रोफेज को रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे? पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि मेरा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है और माइटोटिक क्रोमोसोम बना देता है। कौन सा क्रोमोसोम? माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के अंदर दो हमें क्रोमेटिड दिखने लगती हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई होती हैं। और हमसे क्या कह रहा है कि जो मेरा सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? वो डुप्लीकेशन उनका होता है, वो अपोजिट पोल पे जाते हैं और वो रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के एस्ट्रल रेज। फिर ये एस्ट्रल रेज मेरे जो होते हैं सेंट्रोसोम से मिलकर के एस्टर बनाते हैं। 2 एस्टर बन गए, एक ऊपर और एक नीचे, 2 एस्टर बन गए। अब कह रहा है ये दोनों एस्टर मेरे स्पिंडल फाइबर से जुड़ के क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपेचेस बनाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लेट प्रोफेज में देखने को मिली। और मुझे लेट प्रोफेज में क्या देखने को मिलेगा? मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब कहने का मतलब ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो मेरे ऑर्गेनल थे ये भी डिसअपियर हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। अब देखो यहाँ से स्ट्रक्चर में देखिए, आप कह रहे हैं सबका कैरियोकाइनेसिस के तो स्टेजेस थे, जैसे कि मेरा सबसे पहला था ईयरली प्रोफेज, ठीक है। तो ईयरली प्रोफेज में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर नहीं हो रही। यहाँ पे मेरा देखो ईयरली प्रोफेज के अंदर मेरा जो क्रोमेटिन थी ये आपको थ्रेड फॉर्म में दिख रहा है ना। अभी मेरा इसका इनिशिएशन हुआ है। देखो ये जो मेरे धागे नुमा स्ट्रक्चर ये है, क्या है? मेरा क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन का अभी मेरा कंडेंसेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कब कंप्लीट होगा? मेरा लेट प्रोफेज में। अब देखो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्रोमोसोम विजिबल दिख पा रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम है। तो ये मेरे विजिबली कहाँ दिख पा रहे हैं? मेरे लेट प्रोफेज के अंदर। ईयरली प्रोफेज में मेरे कंप्लीट विजिबल नहीं होंगे। ईयरली प्रोफेज के अंदर मेरा कंडेंसेशन शुरू होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरी न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होना शुरू हुई है, ठीक है। और लेट प्रोफेज के अंदर मेरा क्या हो जाएगा? लेट प्रोफेज में ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मेरे साइड ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप मेरी गायब हो चुकी है, ठीक है। डू नॉट शो का मतलब पूरी तरीके से देखो इसके अंदर तो ये फ्रैक्चर्ड आ गए, मतलब ये पूरी तरीके से मेरी गायब हो गई। और मेरा जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। तो ये क्रोमोसोम कौन से होंगे? माइटोटिक क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम को ही दिखाया गया है यहाँ पे और किसी को नहीं दिखाया।